हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम हाजिर हैं 18 और 19 अगस्त 2021 के टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एग्ज़ाम्स का और एकेडमिक जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो धीरे धीरे खुल रहा है और आपके जो भी पेंडिंग्स एग्ज़ाम्स थे वो अब आने वाले जो महीने हैं उनमें सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप लोगों को भी अब कमर कस लेनी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स का सिलसिला जो है, चाहे आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर यूपीपीसीएस के या फिर जेपीएससी के या फिर बीपीएससी के, यानी जितने भी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स हैं उनकी अगर हम बात करें या फिर वनडे एग्ज़ाम्स की बात करें, तो इन सारे एग्ज़ाम्स में आप देखे होंगे जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की अगर हम बात करें या फिर उनके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो इन सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है एग्ज़ाम वॉरियर्स चैनल का कि आपके एग्ज़ाम्स में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएँ वो आप उसे निश्चित रूप से करके आएँ अपने एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड्स, हम सेशन का शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स सेगमेंट से ये प्रश्न आ रहा है और यहाँ पे हमें उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है जो अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, यहाँ पे संरक्षण की बात इसलिए की जा रही है कि हमारा जो हॉकी टीम है ये कोई विलुप्ति के कगार पे तो नहीं है कि इसे संरक्षण दिया जाए, लेकिन यहाँ पे ये स्टेट के द्वारा या फिर जो हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसके द्वारा भी इनको जो भी सुविधा होती है वो मुहैया कराई जाती है और इनके ट्रेनिंग में खर्च किए जाते हैं। तो यहाँ पे वह कौन सा स्टेट है जो भारतीय हॉकी टीम को जो भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी उसके ट्रेनिंग में या फिर उनके अगर हम देखें खेल गतिविधियों में उन्हें सहायता करने के लिए आगे आई है। तो फ्रेंड्स, हमें उस स्टेट का नाम बताना है और ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड और चौथा असम। तो इसमें जो सही जवाब है वो बिना समय गंवाए मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब है उड़ीसा, यानी ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये हमारे भारतीय हॉकी टीम से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखने की जरूरत है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, आप सभी को पता होगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। तो उन्होंने अगले 10 साल के लिए टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है और उड़ीसा सरकार 2018 से ही भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर रही है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। और 41 साल बाद पुरुष टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता है। वहीं महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। तो फ्रेंड्स, जो बीता टोक्यो ओलंपिक जो आप सभी जानते हैं 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त को जिसका समापन हुआ, तो इसमें हमारे जो हॉकी टीम के अगर हम दोनों फॉर्मेट्स की बात करें, मेंस के और वीमेंस के, तो इन दोनों ने ही देश का मान बढ़ाया है और बहुत अच्छा इन दोनों सेगमेंट के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है अपने देश के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये भी स्पोर्ट्स सेगमेंट से प्रश्न है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला दासुन सनाका, दूसरा धनंजय डी सिल्वा, तीसरा अविष्का गुणवर्धने और चौथा मुथैया मुरलीधरन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही जवाब है वो है अविष्का गुणवर्धने। ये श्रीलंका के हैं और ये श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज हैं। इन्हें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जो मैटर है, जो आप इंटरनेशनल अफेयर्स में देख रहे हैं कि अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है कि वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान पर लगभग कब्जा जमा चुका है। और इस स्थिति में यहाँ पे अगर हम खेलों की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो ये सारी चीज़ें अब उनके कंट्रोल में है। और पहले जो अफ़गानिस्तान एक विकास के मार्ग में आगे बढ़ रहा था वो उसकी गति अब थम गई है और फिर से इन आतंकवादियों के कब्जे में अफ़गानिस्तान आ गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न जो ये है इसमें अगर हम देखें तो अभी के जो सिनेरियो है इसमें अब आप जानने के लिए ये प्रश्न आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, तो वहाँ पे खेल की जो गतिविधियाँ हैं वो सब अब उन्हें
कोई भी अगर हम देखें तो कोई भी अथॉरिटी कहीं का भी जो अगर हम सरकार की बात करें, इंडिया की बात करें, वर्ल्ड में किसी देश की बात करें, वहाँ पे अगर एक लोकतंत्र या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में अगर जिम्मेदार सरकार है तभी वहाँ के कोई भी गतिविधि है वो सुचारू रूप से चलती है। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान की स्थिति जो है वो फिर से वो अपने 20-22 साल पहले की स्थिति में आ गया है और यहाँ पे अब खेलों का क्या हश्र होगा ये भविष्य के गर्त में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है अविष्का गुणवर्धन है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव रोबो बैंक यूए है, इस पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरतने जाने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक सहकारी क्षेत्र की बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, जिसका नाम है रोबो बैंक यूए। इस पे आरबीआई ने जुर्माना लगाया है और जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई जो है वो भारत की सबसे शीर्ष मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इंस्टीट्यूशन है और उसके काफ़ी सारे गाइडलाइंस होते हैं, उसके अनुबंध होते हैं बैंकों के साथ जो गाइडलाइन उनके द्वारा नियमावली है उसका पालन करना पड़ता है बाकी बैंकों को। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, रिजर्व बैंक को। तो यहाँ पे रोबो बैंक यूए पे जुर्माना लगाया गया है। तो फ्रेंड्स ये रकम कितनी है, ये एक डेटा से संबंधित प्रश्न है। कभी कभार आपके एग्जाम्स में आप देखोगे कि डेटा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम्स हो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला है 5 करोड़, दूसरा 1 करोड़, तीसरा 8 करोड़, चौथा 3 करोड़। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो मैं बिना समय गंवाए आपको बताऊं तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है इस बैंक के ऊपर आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई ने बताया कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो 1949 के कुछ प्रावधान है उसमें आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर रोबो बैंक यूए पे इस तरह का जुर्माना लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो फ्रेंड्स ये किस देश के ये राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रेजिग्नेशन से, अपॉइंटमेंट से संबंधित। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, पहला है जापान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा थाईलैंड और चौथा मलेशिया। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री जिनका नाम है मुहिद्दीन यासीन, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो मुहिद्दीन यासीन प्रधानमंत्री के तौर पे अपने 17 महीने के कार्यकाल के बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जो कि अभी तक के अगर हम मलेशिया के गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ के सरकारों में अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो उसमें ये अभी तक का सबसे छोटा कार्यकाल था मुहिद्दीन यासीन की, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो फ्रेंड्स इसे आपको नाम इनका याद रखना है। ऐसे प्रश्न भी इंटरनेशनल अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें सेंसस की, जनगणना की, और आप सभी को पता है, आप सभी पढ़े होंगे कि जनगणना की जो एक्सरसाइज होती है, जनगणना की जो प्रक्रिया होती है उसमें डेटा एकत्रित किया जाता है, वो प्रत्येक 10 साल पर जनगणना करने की परिपाटी रही है। तो पिछला जनगणना अगर हम देखें तो 2011 में संपन्न कराया गया था, तो उस हिसाब से 2021 में उसका टर्म है जनगणना कराने की। लेकिन कोविड-19 के महामारी से हमारा देश और विश्व भर के देश जो इस प्रकोप के कारण त्रस्त हैं, इस वजह से इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा वित्त मंत्रालय और चौथा आयुष मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ये जो जनगणना से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो गृह मंत्रालय के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कोविड-19 महामारी के चलते जनगणना का जो कार्य था उसे अभी अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। और आप सबको पता है कि जनगणना
हर दशक में की जाती है। जो 2021 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना होती, तो ये देश की 16वीं जनगणना होगी 2021 वाली। और भारत में अगर हम बात करें तो पहली जनगणना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 में की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और प्रश्न आपका मिल गया जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के तहत, कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में और कब कराई गई थी। तो आपका जवाब होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में कराई गई थी। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस स्टेट में शुरू की गई है। ये स्टेट ओरिएंटेड प्रश्न है और स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तमिलनाडु और चौथा कर्नाटक। तो इसमें बिना समय गंवाए मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है और इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे और इसमें 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये किस स्टेट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ के स्टेट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये IT सेक्टर से ये प्रश्न है आपके समक्ष और यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, पहला है 2030, दूसरा है 2032, तीसरा है 2024 और चौथा है 2035। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है 2024 यानी 2024 तक की ये समय सीमा निर्धारित की गई है जिसमें भारत के 6 लाख गाँवों तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी और ये भारत नेट कार्यक्रम के तहत ये प्रक्रिया की जाएगी और इसमें भारत के 6 लाख गाँव इससे लाभान्वित होंगे जिनको 2024 तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है और सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो प्रत्येक परिवार के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान करने और परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कम लागत वाली डिवाइस के साथ इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपने उद्देश्य की दिशा में काम कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी का डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और इस युग में इंटरनेट से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। आपके आए दिन के रोज़मर्रा के कार्य भी इंटरनेट के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं और आप एक स्मार्टफोन के जरिए आप अपने दैनिक जीवनचर्या के क्रम में जो भी आपके कार्य होते हैं उसे आप संपन्न कर सकते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि 2024 तक भारत नेट कार्यक्रम के तहत 6 लाख गाँवों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करने की ये योजना चलाई जा रही है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान में अपने पैर फिर से जमा चुका है, तो ये कौन सी सोशल साइट है, सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है जिसने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला फेसबुक, दूसरा लिंक्डइन, तीसरा ट्विटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये फेसबुक की पहल है जिसने ये तालिबान को समर्थन करने वाली जो भी सामग्री इंटरनेट पे अगर फेसबुक पे पोस्ट की जाती है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है और कोई भी यूज़र तालिबान का समर्थन करने या आतंकवादियों के गुणगान करने वाले पोस्ट शेयर नहीं कर पाएगा और फेसबुक ने यह बताया कि तालिबान को वह आतंकी समूह मानता है। तो फ्रेंड्स ये पहल जो है ये फेसबुक के द्वारा की गई है। ये बड़ा वर्ल्ड लेवल पे लार्ज एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सभी इस तरह के जो आतंकवादी संगठन हैं उससे संबंधित पोस्ट जो उनका प्रमोशन करता हो इससे बचना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स।
अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देश के पहले इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 का आयोजन कब किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने 20 से 22 अक्टूबर 2021, दूसरा है 25 से 27 अक्टूबर 2021, तीसरा है 25 से 26 अगस्त 2021 और चौथा है 20 से 21 अगस्त 2021। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है 20 से 22 अक्टूबर 2021। तो इस तरह के जो इवेंट्स होने वाले होते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो फोरम है ये इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधियों के लिए एक मंच का रूप प्रदान करेगा। और 9 अगस्त 2021 को नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CEO तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की समन्वय समिति के अध्यक्ष जो अभी हैं अनिल कुमार जैन, इन्होंने IIGF 2021 के शुभारंभ करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न अक्सर आपके PCS एग्जाम्स में और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स, 7 अगस्त 2021 को किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स ये जो जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है हाल ही में? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है भारत और सऊदी अरब, दूसरा है भारत और बहरीन, तीसरा है भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है भारत और ईरान। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात। इसे आपको याद रखना है कि जायद तलवार 2021 जो नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबू धाबी तट पर इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की नौसेना के बीच अंतः क्रियाशीलता और तालमेल को बढ़ावा देना है। और भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी में तैनात किए गए 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर और INA कोच्चि के साथ इस अभ्यास में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम्स में कि जायद तलवार जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विश्व का पहला आयुर्वेद बायोबैंक ऑफ आयुर्वेदा किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा हरियाणा, तीसरा वाराणसी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस तरह का आयुर्वेद बायो बैंक की स्थापना करने की बात की जा रही है और इसकी घोषणा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बहुउद्देशीय योग हॉल और मिनी ऑडिटोरियम का इन्होंने हाल ही में उद्घाटन किया है। और AIIA के परिसर में विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक स्थापित करने की उन्होंने घोषणा भी की। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 4 अगस्त 2021 को 3 इलेक्ट्रिक कारों ई कार के पहले समूह को BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस संबंध में कौन से विकल्प सही नहीं हैं? तो फ्रेंड्स पहला जो स्टेटमेंट है वो है BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। दूसरा स्टेटमेंट है इन टाटा एक्सप्रेस T इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति पट्टे के आधार पर कुल 6 वर्ष की अवधि के लिए मेजर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। और तीसरा है उपलब्ध कराई जा रही कारों में 22.50 kWh लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया गया है। और चौथा है यह बैटरी एक बार चार्ज होने पर वाहन को 231 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स इसमें जो जवाब गलत है, जो स्टेटमेंट गलत है उसे आपको चुनना है। तो ये जो सी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि इन कारों में 22.50 kWh लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत 4 अगस्त 2021 को 3 इलेक्ट्रिक कारों ई कार के पहले समूह को BO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इसी के साथ यह बंदरगाह ई कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है देश का। और इन टाटा एक्सप्रेस T इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति पट्टे के आधार पर कुल 6 वर्ष की अवधि के लिए मेजर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL के द्वारा की जाएगी और निकट भविष्य में 3 और इलेक्ट्रिक कार पोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट
स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगा। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स हेल्थ कार्ड प्रदान करने की बात की जा रही है और उसका नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। तो फ्रेंड्स ये स्टेट ओरिएंटेड प्रश्न है और स्टेट सेगमेंट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली तो उसमें इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा उड़ीसा और चौथा तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स जैसा कि कभी जैसा कि मैं पहले भी सेशंस में आप लोगों को बताया हूँ कि कभी आप लोग स्मार्ट गेस भी किया करें, तो उस श्रृंखला में यहाँ पे जैसे ही बीजू शब्द आता है तो बीजू जनता दल जो पार्टी है ये उड़ीसा से संबंधित है, तो यहाँ पे आप निस्संदेह रूप से उड़ीसा को अपना आंसर चूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा सरकार के द्वारा एक हेल्थ कार्ड इशू किया जा रहा है जिसका नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल जो इनिशिएटिव है इसकी घोषणा की है। तो फ्रेंड्स आपके समक्ष ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, पहला है 100 लाख करोड़, दूसरा है 200 लाख करोड़, तीसरा है 300 लाख करोड़ और चौथा है 400 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है 100 लाख करोड़ रुपए। ये डेटा से संबंधित प्रश्न है और आपके एग्जाम्स में जब भी ये पूछे जाएंगे तो 2-3 स्टेटमेंट के साथ ऐसे भी 1-2 स्टेटमेंट डाल दिए जाएंगे जो डेटा उसमें दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो है पहल इनिशिएटिव शुरू की गई है, यह पहल भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में संगोली रायन्ना की जयंती मनाई गई है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पंजाब और चौथा असम। तो फ्रेंड्स ये सही जवाब जो है इसका वो है कर्नाटक स्टेट में 18वीं सदी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिवीर थे, जिनका नाम है संगोली रायन्ना, उनकी जयंती का आयोजन किया गया। तो ये स्टेट ओरिएंटेड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना अक्सर बनी रहती है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और किस देश ने अल मोहद अल हिंद अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये एक नौसैनिक एक्सरसाइज का नाम है और ये संयुक्त रूप से भारत के साथ, किस देश के साथ, भारत और कौन सा देश है जिसके साथ इस एक्सरसाइज को अभी हाल ही में संपन्न किया गया? तो फ्रेंड्स इसका एक्सरसाइज का जो नाम है वो है अल मोहद अल हिंदी अभ्यास। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा सऊदी अरब और चौथा नेपाल। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं जल्दी से। तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी अभ्यास जो संयुक्त रूप से एक नौसैनिक अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है हाल ही में। और फ्रेंड्स इसमें आपको याद रखना है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास पर फैसला वर्ष 2019 में आयोजित रियाद शिखर सम्मेलन में किया गया था और ये दोनों नौसेना के बीच एक तटीय और समुद्र आधारित अभ्यास है और इसका लक्ष्य इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव अभियान तथा एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास करना है। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, पहला है झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ नाम से आप सभी को प्रतीत होता होगा, जैसा कि हम पहले भी सेशंस में ये डिस्कस किए हैं कि जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप स्मार्ट गेस के द्वारा आंसर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही धमतरी जिले का नाम आया तो जो ऑप्शंस आपके सामने हैं उसमें आप छत्तीसगढ़ स्टेट में धमतरी जिला है, तो इसलिए ये सही उत्तर है छत्तीसगढ़। और यहाँ पे धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो मान्यता दी जाती है और जो वहाँ के निवासी होते हैं, जो जंगल के क्षेत्र में निवास करते हैं और वो वहीं के संसाधनों का यूज करके अपना भरण पोषण करते हैं, तो इस तरह से क्योंकि जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वो काफ़ी समय से इस तरह के सदियों से ऐसे
माहौल में उनका जीवन यापन होता आया रहता है, तो उनकी जो इनहेबिटेट होता है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें और उनको इस तरह के अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण नाम से लॉन्च किया है? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दूसरा है रेल मंत्रालय, तीसरा है रक्षा मंत्रालय और चौथा है गृह मंत्रालय। तो हाल ही में जो ऑनलाइन पोर्टल जो प्रोडक्टिविटी और सर्विसेज से रिलेटेड है और इन सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य जिसमें किया जाएगा, तो ऐसे योजना को लॉन्च करने का कार्य जो मंत्रालय के द्वारा किया गया है वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ये आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में देखने को मिलता है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न अक्सर। तो ये जो लॉन्च की गई है ये ऑनलाइन पोर्टल, उसमें सामाजिक सुरक्षा संस्थान की एक पहल है जिसका नाम NISD के नाम से आप जानते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान, और नेशनल सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट या सिक्योरिटी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा को प्रायः राज्य और नागरिक दोनों द्वारा व्यवस्थित तथा सुसंगत कार्रवाई के माध्यम से अपराध के खिलाफ समाज की एक सुरक्षा के रूप में समझा जाता है, और इस पोर्टल का उद्घाटन का श्रेय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को जाता है। तो फ्रेंड्स इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा उच्च न्यायालय है जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए, नियुक्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दूसरा है दिल्ली उच्च न्यायालय, तीसरा है पटना उच्च न्यायालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है दिल्ली उच्च न्यायालय, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में ये निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें उन व्यक्तियों के द्वारा उन पदों को नामित किया जाए, और इससे यह सुनिश्चित हो पाएगा कि आयोग कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत परिकल्पित आयोग के उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त भी किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स में या फिर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हम अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? तो फ्रेंड्स ये एक डेटा से संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको डेटा याद रखना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 150, तीसरा है 200 और चौथा है 250। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी यानी 200। 200 ऐसे वन धन उत्पादक कंपनियों को स्थापित करने की योजना है सभी 27 राज्यों के अंतर्गत, और ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा वन धन कार्यक्रम के तहत इस तरह के उत्पादक कंपनियों को स्थापित करने की योजना बनाई गई है। और यह जनजातीय स्वयंसेवक सहायता समूह का गठन करने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने हेतु बाजार से जुड़ा एक आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। और इस पहल की अगर हम बात करें तो यह पहल वन धन यानी वन धन का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका का सृजन करने को लक्षित करती है। तो इस आदिवासियों की अगर हम एक तरह से देखें फ्रेंड, तो ये जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय है उसमें वन धन कार्यक्रम के द्वारा ये आकांक्षी जो परियोजना है ये चलाए जाने की घोषणा की गई है, और इससे आदिवासियों की जो आजीविका है उनको सृजन करने के लिए और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ये कार्य करेगी। तो फ्रेंड्स आज हमने टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया, और आशा करता हूँ कि आप सभी इस सेशन से काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम्स में ये जो प्रश्न है करंट अफेयर्स के जो डेली के डोज के अंतर्गत हम रोज लेके आते हैं MCQ फॉर्मेट में, वो आपके आने वाले एग्जाम्स में निश्चित रूप से ही आपको एक अच्छा सहयोग प्रदान करेगी और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जान
आने वाले जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताएं, जिससे हमारा एग्ज़ाम वॉरियर्स का जो फैमिली है, एग्ज़ाम वॉरियर परिवार है, वो और भी लोगों से इस तक इसकी पहुंच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।